हेलो दोस्तों, जैसा हम सबको पता है कि ना 24 दिसंबर को किसान दिवस था। सबने व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगाई तय मुद्दे पे। किसान प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? आखिर इन 3 बिल में है क्या? इन 3 बिल को सिंपल 3 एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट, पोटैटो फॉर चिप्स। इस बिल के अकॉर्डिंग किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकता है। जैसे लेस को अपने एक पर्टिकुलर साइज़ का पोटैटो चाहिए, तो वो सीधा किसान से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि हमें इस साइज़ का पोटैटो चाहिए 1000 टन, और आप हमें इतना उगा के दो, हम पूरे साल में लेंगे ये इतना। और इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का फ़ायदा होता है कि ना फिक्स्ड प्राइस होता है इसमें पहले ही। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर आलू खोदने के टाइम आलू का प्राइस 2 रुपये है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में 10 रुपये और है प्राइस, तो कंपनी उसे 10 रुपये में ही खरीदेगी। पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कॉन्ट्रैक्ट बड़े कॉर्पोरेट्स अपने हिसाब से बना सकते हैं, वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। फार्मर्स को इतनी नॉलेज नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के हर पॉइंट्स को पढ़े और समझ पाए। तो और कॉर्पोरेट्स के पास फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं जो मंडी का रेट पता कर सकते हैं कि आगे की कहाँ तक रेट बढ़ सकता है इस आलू का, चाहे कोई भी फसल का। तो इसमें टोटली नुकसान फार्मर्स का होगा अगर उन्हें पढ़ना नहीं आएगा कॉन्ट्रैक्ट। और अगर किसान छोटा मोटा है, जिनके पास छोटी ज़मीन है, तो वो बड़ी कंपनी उनसे कॉन्टैक्ट ही नहीं करेगी कि ना हमें इतने 1000 टन आलू उगा के दो, क्योंकि उनके पास ज़मीन ही नहीं होगी इतनी उगाने के लिए। इसलिए ये छोटे मोटे किसानों के लिए बिल्कुल आउट ऑफ द रेंज। सेकंड बिल, स्टोरेज कैपेसिटी हटा दिया सेकंड बिल में। इसमें क्या है कि ना पहले पर्टिकुलर स्टोरेज कैपेसिटी होती थी। जैसे अनियन है, उसे ना हम एक लिमिट में स्टोर कर सकते हैं। इसलिए कई बार किसानों को देखा होगा, उनके 100 रुपये किलो प्याज बिक रहे हैं और कई बार 8 रुपये भी कोई ख़रीद नहीं रहा है उनके प्याज को। तो इस बिल में कोई स्टोरेज कैपेसिटी नहीं रहेगी किसी भी व्हीट राइस वगैरह पे। जैसे इसका नेगेटिव पॉइंट यह है कि ना कोई ट्रेडर जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं, वो एक एक्सेस लिमिट में स्टोर कर लेंगे और ना वो अपना सामान जब ही बेचेंगे जब मार्केट में उसकी वैल्यू हाई हो जाएगी। थर्ड बिल, इस बिल में ये है कि ना कोई भी किसान कहीं पे भी जाके अपना फ्रूट्स वगैरह बेच सकता है, अपनी फसल बेच सकता है। जैसे कश्मीर का किसान यहाँ आके अपना एप्पल बेच सकता है, लेकिन वो पर्टिकुलर मंडीज़ में नहीं बेच सकता, क्योंकि मंडीज़ में बेचने के लिए उसे स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। और इसमें यह है कि ना कोई भी ख़रीद सकता है, जिसके पास पैन कार्ड है वो कोई भी इंसान ख़रीद सकता है किसान से उसकी फसल, चाहे उसका फ्रूट्स। लेकिन इसका एक लूप होल है कि ना मंडीज़ में एक दिन के अंदर पेमेंट करनी होती थी किसानों को, लेकिन अब अगर कोई बाहर मंडीज़ के बाहर ख़रीदेगा तो उसे 3 दिन का टाइम मिलेगा। और मंडीज़ में किसान अगर अपनी फसल चाहे फ्रूट्स बेचता था तो ना सरकार को टैक्स मिलता था उसमें से, लेकिन अब अगर बाहर बेचेगा तो ना सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा। ये लूप होल है इसका। और ट्रेडर्स बनने के लिए अब बस ओनली पैन कार्ड की ज़रूरत है, यानी कोई भी पैन कार्ड होल्डर किसी से भी अब उसका फ्रूट्स चाहे फसल ले सकता है। हर साल गवर्नमेंट एमएसपी डिक्लेयर करती है 23 क्रॉप्स के ऊपर, व्हीट, राइस, ग्राम पल्स एक्सेट्रा के ऊपर। और ज़रूरी नहीं है कि ना वो सारे फसल किसान से खरीदे, लेकिन ये इन एमएसपी का फ़ायदा सबसे ज़्यादा हरियाणा पंजाब वालों को होता है। उनसे गेहूँ और चावल खरीदती है कि सरकार, इसलिए ये ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसानों को लग रहा है कि ना अगर सारी ट्रेडिंग बाहर होने लगी मंडीज़ के बाहर, तो ना सरकार एमएसपी हटा देगी, जिससे हरियाणा पंजाब के किसानों को लग रहा है कि उनका नुकसान होगा और ना उनकी फसल बिकेगी नहीं पर्टिकुलर रेट पे। दिक्कत क्या है कि ना किसान को खुद अपने फसल की रेट नहीं पता कि ना उनका पर्टिकुलर रेट क्या होना चाहिए उनकी फसल का, और सरकार को भी नहीं पता कि ना पर्टिकुलर रेट जो किसानों के लिए भी पर्टिकुलर और सूटेबल रेट हो और ना कंज्यूमर के लिए भी एक्सपेंसिव नहीं हो। तो आज इन्फोसिस के शेयर देख लो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। हम में से कोई भी जाके ऑनलाइन सर्च कर सकता है और ना वो सबको एक जैसे शेयर
का रेट मिलता है वहाँ, और ना कोई भी खरीद सकता है। ऐसे ही गवर्नमेंट भी कई कम्युनिटीज़ चला रही है, जिसमें NCDX और MDX, इन दो पे फ्यूचर में अलग अलग कम्युनिटीज़, ग्राम पल्स, इन सब के क्या रेट होने वाले हैं उसको बेस प्राइस रख के किसान अपना रेट डिसाइड कर सकते हैं, जिससे उन्हें पर्टिकुलर सही रेट मिल सके पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में। इन सब के लिए फार्मर्स को इकट्ठे आना पड़ेगा, और वो भी फार्मर्स फूड ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं जो उन्हें सही बेस प्राइस दिलवाए उनकी फसल का। फार्मर्स फूड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में पहले ही है, लेकिन उन्हें एजुकेशनल और फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है, जो उन्हें सही ट्रेनिंग दे फार्मर्स को अपने बेस प्राइस लेने में, और कलेक्टिव बनाए फार्मर्स को। आज अमूल की बहुत ज़्यादा वैल्यू है इंडिया में, क्योंकि उन्होंने फार्मर्स को यूनाइट करा और उन्हें फेयर प्राइस प्रोवाइड करा, जिसलिए इसकी ज़्यादा वैल्यू है अमूल की। दूध का नाम भी लेते हैं तो अमूल लेते हैं उसकी जगह। ये बिल प्रोग्रेसिव हो सकते हैं, लेकिन जो इनमें लूप होल्स हैं उन पे डिस्कस करना ज़रूरी है। ये जो बिल फार्मर्स के लिए है, अगर उन्हें ये बिल्स उनके दुश्मन लगे तो क्या फ़ायदा इनका। सच तो ये है कि लोग अपने पॉलिटिकल व्यूज़ के हिसाब से पहले ही मन बना लिया है कि ना ये बिल सही है या गलत है। लेकिन इसका एक फ़ायदा हुआ है कि इस कंट्रोवर्सी की वजह से ये फार्मर्स बिल का मुद्दा सबके सामने आया। चलो इस मुद्दे का और मौके का फ़ायदा उठाते हैं, और ना फार्मर्स की रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने में कुछ हेल्प करते हैं।